मिशन को हम लेकर आगे बढ़े। सनोज भाई जो हमारे डायरेक्टर हैं, बहुत बड़ी इसमें इनकी मेहनत है, इनकी रिसर्च है, क्योंकि हर जगह इनका जाना, सारी ह्यूमन राइट्स से सारे कलेक्शंस करना, फिर स्टोरी तैयार करना, फिर लिखना, ये बहुत बड़ा टास्क था जो सनोज मिश्रा डायरेक्टर जो हमारी फिल्म के उन्हीं ने कबूल किया। और 30 अगस्त को हम ये फिल्म रिलीज करने जा रहे हैं फाइनली। और पूरा देश रोहिंग्यास के इशू को जानना चाहता है। पूरा देश चाहता है कि पश्चिम बंगाल में किस तरह से आज हिंदू जो बहुसंख्यक है वो पश्चिम बंगाल छोड़ने पर आमादा हो रहा है। पूरा देश ये जानना चाहता है कि उनके साथ ऐसा जुल्म, जाति भेदभाव क्यों हो रहा है, क्यों पश्चिम बंगाल दूसरा कश्मीर बनने की कगार पर आ गया है। ये बहुत बड़ा सवाल है। और हमारी फिल्म को सेंसर भी मिल चुका है। हमारी फिल्म में जितने आर्टिस्ट ने कैरेक्टर निभाए हैं वो सारे कैरेक्टर अपने में अनमोल हैं। उन्हीं ने उस दर्द को समझा है और अपने कैरेक्टरों में उसको उभारने की कोशिश की है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि पूरा देश जानना चाहता है कि बंगाल की असलियत क्या है। पूरा देश जानना चाहता है ममता बनर्जी की फोटो की राजनीति क्या है, जिसमें पूरा देश खतरे में कभी ना कभी पड़ सकता है। रोहिंग्या जिहाद क्या है, लव जिहाद क्या है और इस्लामिक जिहाद क्या है, इस पर से हमने बखूबी पर्दा उठाया है। मैं फिर आप लोगों का एक शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपने एंकर साहब से कहता हूं कि वो आगे की प्रोसीडिंग शुरू करें। शुक्रिया। पहली बात तो धन्यवाद जितेंद्र सर, जो कहानी आपने हमारे साथ साझा की है, मतलब सच में वो रूह दहलाने वाली कहानी है। और ये सुनने के बाद हम सब वेट नहीं कर पा रहे हैं 30 अगस्त की, जब ये फिल्म सच में बड़े पर्दे पे आएगी। आई एम श्योर वी ऑल आर इक्वली एक्साइटेड टू सी दिस स्टोरी, दिस नैरेटिव ऑन 70mm। इसी के साथ एक और कहानी जो है जिसको सुनने के बाद आपकी रूह काम जाएगी, बिकॉज क्या कुछ फेस किया है यहाँ पे हमारे सॉरी ये सब हमारे हवा का झोंका बीच में आ रहा है, मगर जो कुछ फेस किया यहाँ पे और जो स्ट्रगल्स रही हैं व्हाइल फिल्मिंग द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, लेडीज एंड जेंटलमैन, वो बताएंगे कैप्टन ऑफ द शिप द डायरेक्टर सनोज मिश्रा जी। सर, क्योंकि जो कहानी आपने हमें सुनाई है वो सुनने के बाद सच में किसी की भी रूह कांप जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन जी, सभी का अभिनंदन है और आपको धन्यवाद सर। जैसा कि भाई साहब ने मुझे बताया, सबको बताया, मेरे बड़े भैया श्री वसीम रिजवी साहब, जिनके बारे में दो ही शब्द कहना चाहूँगा कि मैं इनको यही मानता हूँ कि दुनिया में सबसे सच बोलने वाले इकलौते इंसान हैं, जिन्होंने तमाम मुश्किलों, तमाम दबावों के बावजूद भी सच बोलना बंद नहीं किया। वो सच जो हर आदमी जानता है लेकिन बोल नहीं सकता, दुनिया के इकलौते इंसान हैं। इसलिए अब इनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि ये इतनी बड़ी शख्सियत हैं अपने आप में। इन्होंने इतना त्याग किया है, इन्होंने इतना कुर्बानियाँ दी हैं इस देश के लिए और ख़ास तौर पे समाज के लिए। समाज किसी एक धर्म या विशेष जाति को लेकर नहीं कह सकते, समाज सबसे मिलकर बनता है। और उस समाज की भलाई के लिए इन्होंने जो भी काम किया अभी तक, चाहे फिल्म के माध्यम से रहा हो, चाहे सोशल सर्विसेज के माध्यम से रहा हो, वैसा कोई दूसरा इंसान अभी तक धरती पर नहीं आया। आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने सबसे पहले इंसानियत की बात रखी कि इंसान को धर्म के बजाय इंसानियत से पहचाना जाए, और जो धर्म काट देने में, मार देने में, खून कर देने वाली बात करता है, उस धर्म के बारे में इन्होंने सबसे पहले सवालात उठाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हम फिल्म पर आते हैं। खैर, ये तो मैंने रिजवी साहब के बारे में चंद अल्फाज आपके सामने रखे। फिल्म की जो बातचीत रही उसमें हमारे लिए प्रेरणा भी भाई साहब ही थे। हमारी भाई साहब से बातचीत हुई और फिर एक, चूँकि मैं पिछले 30-32 सालों से इंडस्ट्री में आप सब लोगों के बीच काम कर रहा हूँ और कई सारी फिल्में बनाई, सस्पेंस थ्रिलर, एक बंगले के अंदर जा रहे हैं लोग, मर रहे हैं बारी बारी से करके,
ऐसी कई सारी फिल्में मैंने की, उसके बाद इन सब चीज़ों से मेरा दिमाग उलझ गया। मुझे लगा ये तो भेड़ चाल है, इस भेड़ चाल से अलग निकल कर कुछ काम करना चाहिए मुझे, कुछ देश के लिए, समाज के लिए। पैसा वही लगता है, संसाधन वही लगते हैं, चीज़ें वही लगती हैं, लेकिन रिजल्ट वही भीड़ में खड़े हो जाने वाली होती हैं। जहाँ पर हर साल 12,000 फिल्में बनती हैं, उसमें एक आपकी भी रहती है। इस मकसद को लेकर, और दूसरी बात है कि कुछ सिनेमा के माध्यम से ही सही मैं समाज के लिए और देश के लिए अगर कुछ कर पाऊँ तो मेरे लिए सौभाग्य होगा। तो मैं गया हुआ था, सिलीगुड़ी फिल्म फेस्टिवल था, उसमें मुझे जज बतौर बुलाया गया था, और वहाँ से फिर मुझे लोग घुमाने के लिए बॉर्डर साइड लेके गए, और वहाँ के थोड़ा सिस्टम को मैंने समझा, कैसे लोग कहाँ से आना जाना होता है लोगों का। तो काफ़ी ऐसी जानकारियाँ मुझे वहाँ हासिल हुई जो मैं सिर्फ मीडिया में रहकर या मुंबई में रहकर नहीं जान सकता था। और मैंने अपना आने का प्रोग्राम वहाँ कैंसिल कर दिया और मैं सिलीगुड़ी में रुक गया कई दिनों तक। काफ़ी चीज़ें मैंने वहाँ समझी, जो कि बॉर्डर वहाँ से कुछ 60-70 किलोमीटर की दूर था। किस तरह से घुसपैठिए आते हैं और बॉर्डर एरिया में कितने ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन हो गई है, उनको सरकार किस तरह से बसाती है वहाँ पर, क्या उनको सुविधाएँ दी जाती है, किस लिए रखा जाता है। आने से सबसे पहले उनको वोटर ID हाथ में थमाई जाती है ताकि वो सबसे पहले वोट दें, और किसको वोट दें आप सबको पता है। तो ये जो सिस्टम चला है, एक जब मैं कह रहा हूँ देश का बंटवारा हो गया, अलग अलग हिसाब से लोगों ने अपने अपने हिस्से बांट लिए, तो हमारी देश की जो जनता है उसका संसाधन हमारे देश के लोगों के लिए होना चाहिए। यहाँ पर घुसपैठियों की, जो घुसपैठिए बाहर से आते हैं, जो क्रिमिनल हैं, जो बर्मा में लोगों को मारकर, सैनिकों को मारकर भाग रहे लोग वहाँ से, वो हमारे यहाँ शरण लेते हैं और सरकार उनको प्रशय देती है, सुविधाएं देती है। और उस बीच में जो एक आम इंसान है, आम नागरिक कैसे बचता है, वो हमारी फिल्म की कहानी है। इस फिल्म के जरिए ज्वलंत मुद्दों को उठाने की कोशिश की गई है, और मुझे लगता है जब आप फिल्म देखेंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि प्रोपोगेंडा फिल्म है। जैसे लोग बोलते हैं प्रोपोगेंडा पिक्चर एक और आ रही है, तो ये प्रोपोगेंडा फिल्म नहीं है। और अगर ये प्रोपोगेंडा फिल्म है तो मैं ये कहूँगा कि ऐसी फिल्में ही हमेशा बननी चाहिए। अगर सच बोलने को प्रोपोगेंडा कहा जाएगा तो ये प्रोपोगेंडा चलता रहना चाहिए।